पे को डुअल नेचर मान लेंगे, वेव मान लेंगे, तो फिर हम कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स जो अपनी बात चल रही थी वो थी क्या, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में जो मैंने बात किया था वो यही बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है, एक वेव माना जाता है, ठीक है, वेव फंक्शन, जो कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में 3D स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ अवेलेबल होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ वेव फंक्शन, इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई फंक्शन, ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में। और जो इक्वेशन सामने आती है वो इक्वेशन होती है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमने लास्ट क्लास तक देखा था, और मैं आपको बता रहा था कि जो साई फंक्शन है या जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं, मैंने आपको हर एक चीज बताई थी कि साई क्या है, वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई टोटल एनर्जी है, एंड वी पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको साई के रिजल्ट्स मिलेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है ये हमें मिल जाएगा। नो डाउट अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल में दिक्कत क्या था या मॉडल में फायदा क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? चलिए, सो मैं अब यही बोल रहा था कि जो बोर्स मॉडल का लिमिटेशन था वो क्या था कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया, इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर को नहीं माना गया। लेकिन हमने आगे चल के देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मूव करते हैं उनके ऊपर वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज पोजीशन और प्रिसाइज स्पीड को हम कैलकुलेट 100% एफिशिएंसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीज को जब हमने एक मॉडल के थ्रू देखा तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हमें एक मॉडल मिलता है, वेव मैकेनिकल मॉडल। इसमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वॉल्यूम अगर हम मान लें तो उस वॉल्यूम के अंदर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो जो साई फंक्शन है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है, तो उसको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व हमें नहीं करना है, ठीक है, हमें केवल इसके रिजल्ट के बारे में बात करनी है, क्योंकि डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट लर्न द रिजल्ट्स, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू लर्न द रिजल्ट्स which were given after this particular Schrodinger wave equation। तो Schrodinger wave equation से दुनिया में क्या क्या चीजें बदल गई हमें बस ये देखना है और उसको नोट करना है, ठीक है। सो वेव मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहली चीज एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। उस इक्वेशन में अलग अलग कंपोनेंट क्या क्या है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको भेज ही दिया है नोट्स में, बट एक बार आप इसको जरूर याद रखें। दूसरी चीज इसमें साई क्या है, तो साई जो है वो क्या है, किसी भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट पे एक्स वाई जेड पे इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड देखेंगे तो वो आपको साई मिलेगा। अब साई के साथ फायदा क्या है, नुकसान क्या है, एम्पलीट्यूड कभी पॉजिटिव मिलेगा कभी नेगेटिव मिलेगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है वेव का, बट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो कभी पॉजिटिव या नेगेटिव में से केवल एक ही हो सकती है, पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सो देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ साई। ये हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हाई? बिकॉज साई की वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है कभी नेगेटिव हो सकती है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो ठीक है,
बट नेगेटिव वैल्यू को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते रियल दुनिया में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ न्यूक्लियस नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो वो जीरो होगी या फिर कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ठीक है, सो साई फंक्शन जो आपको मिला, मतलब जो वेव फंक्शन आपको मिला, वो एक सूटेबल क्या कहते हैं तरीका नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ न्यूक्लियस निकालने का, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे x, y, z पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो साई से तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि साई की वैल्यू कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। बट इसी चीज को अगर हम स्क्वायर कर दें तो ऑफ कोर्स साई स्क्वायर का जरूर फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर कर देते हैं तो वो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही हो जाता है। तो साई स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस। तो किसी भी जगह पे कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साई स्क्वायर एक ऐसा, अगर जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकालते हो, रूट्स निकालते हो। तो अगर इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो आपको साई की वैल्यूज मिलेंगी, फंक्शंस मिलेंगे, उस साई को आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपको एक अलग फंक्शन मिलेगा। तो साई स्क्वायर को जब आप 3D में प्लॉट करते हैं तो आपको अलग अलग जो शेप है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो साई स्क्वायर के जो अलग अलग शेप्स पॉसिबल है इस दुनिया में वो कौन कौन से हैं, वो है, एक बार शेप मिलता है आपको स्फेरिकल, जैसे अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, तो एक बार आपको इस टाइप का शेप देखने को मिलता है, सर्कल मतलब स्फीयर टाइप का शेप, ठीक है। एक बार आपको यही मतलब जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डम्बल शेप, ठीक है। कभी कभी जैसे ये अगर एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, अगेन जेड एक्सेस, कभी कभी अगर हम इसी को अगेन एक एक्स एक्सेस मान लूँ, वाई एक्सेस मान लूँ, तो कभी कभी इस टाइप के शेप भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल डम्बल शेप, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे शेप्स मिलते हैं हमें साई स्क्वायर की वैल्यू के अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें जो जीरो वाला पॉइंट है वो न्यूक्लियस का पॉइंट है, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो ये जो है ये हर एक पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है। तो 0,0,0 आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस पे और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये जो शेप बने हुए हैं, मतलब इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, मतलब इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है, मतलब नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाएगा तो वो इसी रीजन में पाया जाएगा, इस 3D ब्लॉक में पाया जाएगा, ठीक है। तो इन सब ब्लॉक्स को हमने नाम दिया क्या, ऑर्बिट। तो बोर्स मॉडल से जो कंसेप्ट आपको मिला था वो क्या मिला था, स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो ऑर्बिट का मतलब है बोर्स मॉडल पार्टिकल नेचर, लेकिन जब हम पार्टिकल नेचर के अंदर वेव नेचर को भी इंक्लूड कर लें तो फिर हमें ऑर्बिट के अंदर भी क्या मिलते हैं, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स जो है वो अलग अलग शेप के पाए जाते हैं और इसी शेप की बेसिस पे उनके अलग अलग नाम है। जैसे जब स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है तो उसको हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं, जब डम्बल शेप होता है तो उसको हम पी ऑर्बिटल बोलते हैं, जब डबल डम्बल शेप होता है तो उसको हम डी ऑर्बिटल बोलते हैं। सिमिलरली डबल डिफ्यूज डम्बल होगा तो एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। तो चार अलग अलग टाइप की ऑर्बिटल्स के जो शेप है वो हमें मिल जाते हैं 3D स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का या वेव मैकेनिकल मॉडल का जो मेन मोटो है वो यही है कि जो लिमिटेशंस थी बोर्स मॉडल की, बोर्स मॉडल की लिमिटेशन क्या थी
कि बोर्स मॉडल केवल पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बेस्ड है, बोर्स मॉडल वेव नेचर के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, तो फिर श्रोडिंगर ने अपना वेव इलेक्ट्रॉन को वेव मान के अपना मॉडल दिया। उस मॉडल से फायदा क्या हुआ? उस मॉडल से फायदा ये हुआ कि हमें जो साई के रिजल्ट्स मिले उनसे जब हमने उनके मॉडल्स बनाए तो हमें ये पता चला कि सेम ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिटल्स भी होती हैं, कुछ इस टाइप की एस ऑर्बिटल टाइप की, कुछ पी टाइप की, कुछ डी टाइप की और कुछ एफ टाइप की, जिनका स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, वो डबल डिफ्यूज डम्बल है, 3D स्ट्रक्चर है, बुक्स में नहीं बना है। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में केवल और केवल डी एस पी डी ये 3 ऑर्बिटल के शेप बने हुए हैं, आपको वो सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली शेप के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बताइए। ये वैसे लास्ट क्लास का टॉपिक था, फिर भी कोई परेशानी है अभी तक तो बताइए प्लीज, कोई भी। मैं आपको जो लास्ट क्लास में नोट्स भेजा था वो यहीं तक था, जहां पे मैंने साई स्क्वायर के बारे में आपको बताया था। बोलिए, तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए एक बार शुरुआत से मैं एक बार और बोल देता हूँ। देखिए, बोर्स मॉडल से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई, नो डाउट। बोर्स मॉडल बहुत बढ़िया मॉडल निकला। बोर्स मॉडल से हमने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन कर दिया। बोर्स मॉडल से क्या कहते हैं, हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया कि एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जा सकता है और एनर्जी छोड़ते हुए लोअर ऑर्बिट्स में आ सकता है। ये सारी चीजें बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन कर दी, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही डुअल नेचर की बात हुई, ठीक है, जैसे ही डी ब्रोगली का इक्वेशन आया, वैसे ही पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वेव नेचर होना चाहिए और वेव नेचर प्रीडोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वेव एसोसिएटेड होती है वो उसकी साइज से भी बड़ी होती है। ठीक है, जब ऐसी बातें हुई तो ऑफ कोर्स ये ड्रॉबैक है किसका? आपके बोर्स मॉडल का, कि भाई उसमें इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर को नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वेव नेचर प्रीडोमिनेंट है, तो वेव नेचर को मानते हुए अलग अलग लोगों ने इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशंस लिखी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाएगा तो वो किस वेव की इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो जो इक्वेशन सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट दिया वो इक्वेशन कौन सा है? वो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर नाम के आदमी ने एक वेव इक्वेशन दी जो कि सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को उस टाइम के एक्सप्लेन कर पा रही है। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन है जो आपके सामने लिखी है। ठीक है, तो उस आदमी ने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेव साई फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है तो 3D स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ उसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा उससे जो साई की वैल्यू निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड होना अलग बात है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है, तो अलग अलग जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी अप्रोच के ऊपर बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कब कब है, कहाँ ज्यादा है, ठीक है, तो ये चीज को एक्सप्लेन हम साई से तो नहीं कर सकते, तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं माना गया। समझ में आई बात? किसका सिग्निफिकेंस माना गया? अगर हमें किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। तो श्रोडिंगर ने भी इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया और बोला कि भाई साई स्क्वायर जो है वो बताएगा आपको कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने साई को की वैल्यू निकाली, साई की वैल्यू को साई स्क्वायर किया और साई स्क्वायर को आपने 3D स्पेस में प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना कि साई की एक ही वैल्यू मिले, साई की अलग अलग वैल्यूज मिली, तो साई स्क्वायर की भी अलग अलग वैल्यूज मिली। जब आपने उनको अलग अलग वैल्यूज को 3D स्पेस में प्लॉट किया तो आपको 4 अलग अलग टाइप के शेप मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से शेप मिलते हैं? स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एंड डबल डबल डिफ्यूज डम्बल। ठीक है, और इन चारों शेप के बेसिस पे उसने 4 ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया। उसने बोला कि भैया ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है
उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है। और उन अलग अलग ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और कितने टाइप की ऑर्बिटल टिल नाउ पॉसिबल है? 4 टाइप की, एस पी डी एफ। इतना आपकी समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए, किसी को कुछ भी कहना है तो बताएं। नहीं, चलिए। तो आप समझिए कि अगर मैं ब्लॉक डायग्राम समझाऊं आपको, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या कहते हैं, पार्टिकल भी था। पार्टिकल नेचर को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया बोर्न ने। और अब वो वेव नेचर भी है। तो वेव नेचर को जब आप पूरी तरह से इंकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन एक साई की इक्वेशन है, डबल डिग्री। उससे हमें रूट्स मिलेंगे साई। साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिला, तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया, साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कि द स्पेस at which probability of finding electron is maximum, ठीक है। मतलब साई स्क्वायर क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल। और जो हमने साई स्क्वायर के अलग अलग जो वैल्यूज हमें मिली, उनके हमने शेप बनाए, ठीक है। तो हमें ऑर्बिटल्स कितने टाइप की मिली? 4 टाइप की मिली, ठीक है। तो वो चारों आपको याद रखना पड़ेगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जो किसी भी ऑर्बिट के अंदर पाए जाते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो ये फ्लो डायग्राम चल रहा है, दिस इज द फ्लो जिसके थ्रू हम ऑर्बिटल्स तक पहुंचे हैं। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे पिछले शेप की बात की जाए, तो ये जैसे डंबल है, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो रेड कलर है, रेड कलर वो स्पेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। लेकिन बाहर यहाँ कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है, ठीक है। लेकिन इस डंबल के अंदर, डंबल तो वही है, डंबल जिसका इस्तेमाल करते वहीं से नाम आया डंबल, ठीक है। तो ये जो डंबल है, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में से कहीं भी पाया जा सकता है किसी भी जनरल टाइम टी पे, ठीक है। पार्टिकल होता तो एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती, लेकिन पार्टिकल नेचर को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं। और जब वेव नेचर है तो भैया वेव वेव तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द मीडियम। वेव की एग्जैक्ट पोजीशन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस रीजन में ही उसकी होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक। कोई कुछ भी कहना चाहता है प्लीज बोले। बहुत बढ़िया। तो आप कुछ नहीं कहना चाहते तो बस मैं जल्दी से जल्दी शेप बना देता हूँ, और उस शेप को आपको याद करना है। तो शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो इस मॉडल का फायदा ये है कि ऑर्बिटल हमें मिले, और अलग अलग ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या होता है। जैसे अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, पहला पार्ट एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है भाई? स्फेरिकल। तो हमेशा स्फेरिकल ऑर्डर में ही आपको एस ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। चलिए, तो एक दो एस ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये एस ऑर्बिटल का शेप है। अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। स्फेयर का कोई डायरेक्शन होता नहीं, मतलब ये है आपका। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल 1s। जब हम 2s का शेप बनाते हैं तो हमें बीच में दिक्कत, मतलब थोड़ी खाली जगह ही मिलती है, इसलिए आइडियली सब कुछ बन जाए भाई, बन जाएगा,
ठीक है, आप बुक्स में देख सकते हैं, बुक्स में ज्यादा बेटर डायग्राम मिलेगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितना बढ़िया बन पाए उतना बढ़िया। तो ये जो है, ये आपका 2s ऑर्बिटल का शेप है। इसमें क्या है, एक अंदर स्फीयर है और एक बाहर स्फीयर है, बीच में खाली जगह है। ठीक है, मतलब ये जगह जो है वो क्या है, वेकेंट है। मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। ठीक है, मतलब जैसे इस केस में हम बोल सकते हैं कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ठीक है, जो बीच वाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ये 2s का शेप निकल के आता है 3D स्पेस में, जो कि स्फेरिकल है। ठीक है, ओके। सो एस ऑर्बिटल का शेप एस टाइप से देखने को मिलता है। ज्यादा बेटर तरीके से आप देखना चाहते हो तो आप बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, बुक में और भी बढ़िया बढ़िया डायग्राम कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड बना होगा। ठीक है, बट ये है 1s का शेप, ये है 2s का। देख साफ साफ देख सकते हैं कि ये सब के सब स्फेरिकल इन नेचर है, और स्फेरिकल होने की वजह से ये सब के सब नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, नॉन डायरेक्शन का मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हर डायरेक्शन में, स्फेयर तो हर डायरेक्शन में होता है, चाहे एस हो, एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, हर एक डायरेक्शन में होगा स्फेयर। ठीक है, तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल नेचर का होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये जनरल एग्जांपल 1s 2s का मैंने आपको दिया, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। रेड कलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है, मतलब 1s में इस पूरे गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। बट 2s में अंदर एक गोला है और बाहर एक गोला है। ठीक है, लेकिन बीच में एक खाली जगह है। ठीक है, जो खाली जगह है उसी को हम बोलते हैं नोड, आगे चल के आएगा। वेकेंट स्पेस को नोड बोला जाता है। ठीक है, हम वो निकालेंगे नोड्स कैसे निकालते हैं, बट अभी के लिए आपको केवल और केवल शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो शेप समझ में आया आपको एस ऑर्बिटल का? बोलिए, आगे बढ़े। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग कुछ बोलते नहीं है तो फिर अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मुझे चाहिए, तो आप लोगों को अपने भविष्य के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं क्या ही करूँगा। ठीक है, अच्छी बात। सो बी पार्ट हो गया आपका पी ऑर्बिटल। सो पी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल है। तो ये डम्बल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अलग अलग पी ऑर्बिटल कौन कौन से मिल सकते हैं आपको, मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, वही ग्रीन कलर। तो एक बार तो आपको डम्बल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिल सकता है, तो वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो ये हो गया पी एक्स। ठीक है, एक बार यही सेम डंबल आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखने को मिल सकता है, तो ये हो गया आपका पी वाई। ठीक है, और एक बार वही आपको जेड एक्सिस की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक्स है, ये वाई है, अगर ये जेड है तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल है, मतलब एस ऑर्बिटल तो एक ही होगा, बट पी ऑर्बिटल तीन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो जिस भी एक्सिस के अलोंग आपका जो डंबल का शेप है वो आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग पाए जाने की संभावना ज्यादा है, या वाई एक्सिस के अलोंग पाए जाने की संभावना ज्यादा है, या जेड एक्सिस के अलोंग पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस रीजन में पाया जाएगा। सो रेड कलर इज मतलब रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पी एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पी वाई में वाई एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाए जाने की, एंड पी जेड में जेड एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि पाई जा सकती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये डायरेक्शनल है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अनलाइक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। समझ में आई बात?
तो पी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के पी ऑर्बिटल है? 3 टाइप के। एस ऑर्बिटल तो एक ही टाइप का है, 1s का शेप अलग था, 2s का अलग था। लेकिन अगर वो 2p की बात करूं तो 2p में 3 अलग अलग टाइप के पी ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, px, py, pz, क्योंकि तीनों की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, रेड कलर अगेन क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रेड वाले रीजन में ही मैक्सिमम है, उसके बाहर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। समझ में आया सबको? बोलिए, क्लियर है बात? आगे बढ़ू मैं? हाँ सर आगे बढ़िए। वेरी गुड, चलो कुछ तो पुराने ट्रैक पे लोग लौटे, जमान जी थैंक यू। चलिए, सो बी बी पार्ट, सी पार्ट जो है, जो कि आपको केवल मैं वही वही शेप बना रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बने हुए हैं, तो आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैं वही शेप बता रहा हूँ। डी ऑर्बिटल्स की बात की जाती है, तो डी ऑर्बिटल भी बहुत ज्यादा डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल डबल डंबल है, एक डंबल में एक डायरेक्शन थी, तो डबल डंबल में तो दो दो डायरेक्शन होंगी। समझ में आ रही बात? तो ऑफ कोर्स डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो और भी ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। दैट मींस दिस इज मच मोर, या मैं कहूँ कि हाईली डायरेक्शनल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाँ डायरेक्शनल है। किस किस टाइप के शेप पॉसिबल है डी ऑर्बिटल के, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। तो डी ऑर्बिटल में 3 शेप तो एक्स वाई एक्सिस के बीच में बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैंने एक्सिस मान लिया एक्स वाई, तो एक ऑर्बिटल बनेगा ऐसा जो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन, तो ये कहलाता है डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा बन सकता है ऐसा जिसमें एक्स वाई की जगह पे वाई जेड प्लेन आप ले लीजिए, ये वाई है ये जेड है, तो वाई जेड प्लेन में ऑर्बिटल बन सकता है, ये हो गया आपका डी वाई जेड। और तीसरा ऑर्बिटल जो 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 पॉसिबल है वो हो सकता है जेड एक्स प्लेन में। तो ये अगर जेड एक्स प्लेन में आपका डंबल है, डबल डंबल, तो ये डी जेड एक्स। तो ये 3 ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखते हैं। ठीक है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, तो बस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग है। जब एक्स वाई है तो एक्स वाई एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन में है इलेक्ट्रॉन, वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन के अलोंग है, जेड एक्स है तो जेड एक्स प्लेन के अलोंग है। ठीक है, एक्सिस के अलोंग अभी तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अगेन ये जो मतलब रीजन है, इस रीजन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 2 और जेड डी ऑर्बिटल मिलते हैं जो कि एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं। वो कौन से होंगे? एक तो मिलता है जो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखते हैं, लाइक दिस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद रखना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों लिखा, इसके ऊपर आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, उनकी मर्जी, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने ये साई की वैल्यू सॉल्व की, उन्होंने इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डाला है, जब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड फाइनली जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर ये आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर आपके पास ऐसा है और इस टाइप का, मतलब जैसे सैटर्न है, तो आप मान लो ये डंबल एक सैटर्न है, और सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग चलती है, तो ये रिंग जो है वहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। सो ये रिंग जो है वो एक्स वाई प्लेन में, और ये जो आपका डंबल है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये कहलाता है डी जेड स्क्वायर। टोटल मिला के आपके पास जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स, वो 5 टाइप के होते हैं। सो 5 डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स कैन बी सीन।
देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये पांचों आप लोग बनाइए एक बार, ये डी ऑर्बिटल्स वाले। सो डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ठीक है, ये पांचों आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ये इनके ऊपर सवाल सीधा आता है। डी जेड स्क्वायर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कहाँ सर। पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? ये जो रीजन है यहाँ पे, ये जो रीजन है, और साथ ही साथ ये जो एक डिस्क बनी हुई है, ये डिस्क भी बनी हुई है, इसमें केवल इतनी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गायब है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो ये हमें प्रॉपर टाइप क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से साई स्क्वायर की वैल्यू से। अब हमें फायदा हो गया। तो फायदा क्या हुआ भाई, सीधी बात है, अगर मैं फायदे और नुकसान की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या को अगर हम पार्टिकल नेचर मानते हैं, पार्टिकल नेचर से हमें क्या मिला भाई, पार्टिकल नेचर से हमें मिला बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल ने हमें क्या बताया, बोर्स मॉडल ने हमें बताया ऑर्बिट का कंसेप्ट। ठीक है, बोर्स मॉडल ने हमें 1/λ आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब जो आपके क्या कहते हैं ऑर्बिट के जो मतलब कंसेप्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन दिखाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो किस टाइप की कितनी लैम्डा की फ्रीक्वेंसी, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब मिल गया। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन को अगर हम वेव नेचर माने तो जो मॉडल है वो वेव मैकेनिकल मॉडल है। वेव मैकेनिकल मॉडल में हमें जो मेजर कंसेप्ट मिलता है वो ऑर्बिट का नाम के किसका हो जाता है, ऑर्बिटल्स का, एसपीडीएफ टाइप का। ये तीन ऑर्बिटल जो है पहले वाली, उनके तो स्ट्रक्चर आपको देखना है, याद रखना है। एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आपके नोट्स में भी नहीं बना है, एनसीईआरटी में भी नहीं बना है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। और अब हम बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉन के तक पहुंचने की, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट के अंदर है, किस ऑर्बिटल के अंदर है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई है? नहीं बोली? नो हाँ डाउट। सर समझ। हाँ सर समझ गए। तो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कहलाता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। क्वांटम नंबर इज लाइक व्हाट, जैसे आपको किसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, जैसे मान लेते हैं मुझे आपको आइडेंटिफाई करना है, आप भी लाइक इलेक्ट्रॉन इस पृथ्वी पर रहते हैं मान लेते हैं, अगर मुझे एग्जैक्टली आप तक पहुंचना है, ठीक है, तो व्हाट आई रिक्वायर योर कंप्लीट एड्रेस, है कि नहीं? मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा आप किस कंट्री में है, फिर कंट्री के बाद किस स्टेट में है, स्टेट के बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है, फिर किस गांव में है, फिर किस मोहल्ले में है, फिर आपका घर का नंबर क्या है, फिर आपके पापा का नाम क्या है, तब जाके मैं आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो जिस तरीके से आपका मेरा हम सबका एक एड्रेस होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का, उसी तरीके से अब इलेक्ट्रॉन को अगर हमें एटम के अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर एड्रेस है। मतलब मजदूरों की भाषा में आप यही समझ लीजिए कि क्वांटम नंबर्स आर नथिंग बट लाइक एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल सेट है जो एग्जैक्टली बता देगा कि मैं किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे मान लेते कोई बोले कि किसी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करो,
ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं तुरंत एक सेट लिखूंगा नंबर्स का, उस नंबर में एक नंबर होगा वो कुछ और बताएगा, दूसरा नंबर किसी और प्रॉपर्टी को बताएगा, तीसरा किसी और को, चौथा किसी और को, और ये चारों का जो सेट है वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को के लिए यूनिक होगा और हम उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो लेमन टर्म्स में, मजदूरों की भाषा में, क्वांटम नंबर्स आर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम सीधा बोल सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी ऑर्बिट में है, फिर कौन से ऑर्बिटल में है, फिर कौन से ब्लॉक में है, फिर कौन किस टाइप का मोशन दिखा रहा है। अगर मुझे ये चारों चीजें पता है तो मैं इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये है मजदूरों की भाषा में बात। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में क्या बात है? टेक्निकल टर्म्स में अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस मतलब वो कितनी एनर्जी रख रहा है, डिस्टेंस ज्यादा होगी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, ऑर्बिट नंबर ज्यादा होगा। फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस 3D स्पेस में पाया जाता है, मतलब उसकी जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिट से तो पता चल गया एनर्जी, साइज, ठीक है, बट आगे हम बात करेंगे ऑर्बिटल का कि भैया उस ऑर्बिट के अंदर वो कौन सी शेप की ऑर्बिटल में है, उसका एक नंबर होगा। ठीक है, चलिए मुझे अब वो ऑर्बिटल भी पता चल गया। अब मान लेते हैं वो एस ऑर्बिटल है या पी ऑर्बिटल है, पता चल गया। एस ऑर्बिटल है तब तो वो नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन पी ऑर्बिटल है तो वो डायरेक्शनल है। सो अगेन मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई के अलोंग है या जेड के अलोंग है। ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हो गया साइज, डिस्टेंस, दूसरा हो गया शेप, ठीक है, तीसरा हो गया ओरिएंटेशन, एक्स वाई जेड किस ओरिएंटेशन में है, एंड लास्ट उसका खुद का मोशन कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चार नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एसोसिएटेड होते हैं, जिससे प्रिसाइजली मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें जान सकता हूँ, मैं उस इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एंड दीज पर्टिकुलर नंबर्स कलेक्टिवली आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो पहले तो हम लेमन टर्म्स में, मजदूरों की भाषा में हम बात करें तो जैसे आपका, आपके बारे में अगर आपके क्वांटम नंबर्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि आपका नाम क्या है, फिर आपके पिताश्री का नाम क्या है, फिर आपके घर का नंबर क्या है, फिर आपका लोकेलिटी क्या है। ये एक एक चीज जो है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, जिस तरीके से किन्हीं भी दो आदमियों के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, उसी तरीके से किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स के सेट सेम नहीं होने चाहिए, वो दे शुड बी यूनिक। जैसे आप हैं, अगर आपकी खुद की एग्जिस्टेंस है तो आपका एक एड्रेस फिक्स है, वो किसी और दूसरे आदमी का एड्रेस नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, या पापा का नाम चेंज होगा, या घर का नाम चेंज होगा, या गांव का नाम चेंज होगा, बाकी सब अगर सेम भी है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा, या आपका खुद का नाम चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, जब मैं इलेक्ट्रॉन की, मान लेते मुझे इलेक्ट्रॉन को चिट्ठी भेजनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा एड्रेस में, ये लिखना पड़ेगा क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स बहुत ही साधारण सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर लाइक, ठीक है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है समझने वाली बात। ठीक है, कैसे आप याद रखते हैं। लेकिन जब कोई आपसे पूछे, ठीक है, कोई ज्यादा मतलब एग्जाम में पूछे तो एग्जाम में तो फिर आपको बुक वाली डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझने वाली डेफिनेशन तो यही है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ या एक सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ठीक है, बाकी अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो टेक्निकल टर्म्स में क्वांटम नंबर क्या है? सो क्वांटम नंबर डिफाइंस, पहली चीज साइज, साइज मतलब एनर्जी भी हो गया, एनर्जी, ठीक है, उसके बाद शेप, उसके बाद ओरिएंटेशन एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन।
टेक्निकली तो क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं आपको? साइज, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? तो टेक्निकली तो भाई क्वांटम नंबर्स ये है। बाकी तो क्वांटम नंबर्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये सब तो बातें हैं बकवास। ठीक है, बकवास क्या, अगर आपकी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। याद रखने वाली चीज है क्या कि भैया हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ एड्रेस है, उसमें 4 पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट एक क्वांटम नंबर कहलाता है। ठीक है, अब कौन से पार्ट से हमें क्या मिलता है वो हम जरूर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर कोई बोर्ड में एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम में कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे कि क्वांटम नंबर सिग्निफाइज या डिफाइंस द साइज, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन एनी एटम। ठीक है, तो ये हो गई बात टेक्निकल वाली। बाकी समझने वाली बात क्या है कि भैया ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे है, जैसे आपका हमारा हम सबका एड्रेस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए आप। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वो कौन सी ऑर्बिट में है, वो एक क्वांटम नंबर हो गया। फिर उस ऑर्बिट में अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं तो कौन सी ऑर्बिटल में है, वो एक अगला क्वांटम नंबर हो गया। फिर अगर वो एक एक ऑर्बिटल में भी अलग अलग ओरिएंटेशन में है, कभी एक्स में, कभी वाई में, कभी जेड में, तो किस में है, एक्स वाई जेड, वो एक अलग क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन खुद कैसे मूव कर रहा है, वो खुद क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो एक अलग क्वांटम नंबर हो गया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहा? तो कुल मिला के प्रिसाइज अगर हमें मुझे स्टडी करनी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो जो एड्रेस हमें लगेगा, मतलब जो सेट ऑफ नंबर्स हमें मिलेंगे, वो नंबर्स क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। बहुत ही आसान से शब्दों में यही बात है। ठीक है, लेकिन कोई अगर अगर टेक्निकल टर्म्स में पूछे तो भैया साइज, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन, मोशन, इन सबको डिफाइन करने के लिए जो नंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। सो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है, समझ में? ओके, तो याद आपको ये रखना है। चलिए, तो कौन कौन से क्वांटम नंबर्स इस दुनिया में पॉसिबल है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट होता है एन से। ठीक है, और ये एन वही है जो आपने बोर्स मॉडल में से अभी तक पढ़ते आए हैं, क्या, ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब टेक्निकली हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट नंबर। इट इज गिवन बाय, ऑर्बिट नंबर वाला कंसेप्ट किसने दिया था, गिवन या प्रपोज्ड बाय बोथ। ठीक है, सो बोन ने इसको दिया था, और सिंपल सी बात है यही हमने यूज किया हर जगह। जैसे याद करिए आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये एन जो है यही है पहला क्वांटम। ठीक है, मतलब ऑर्बिट नंबर इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम सब जानते हैं कि एनर्जी का वेरिएशन भी इसी तरीके से होता है। एनर्जी nth ऑर्बिट में क्या होती है, -13.6। बोर्स मॉडल की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियरली आप जान सकते हैं कि अगर एन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, अलग फर्स्ट ऑर्बिट में है तो कम एनर्जी है, नेगेटिव में ज्यादा है, सेकंड में और ज्यादा होगी, थर्ड में और ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आई सबको बात? बोलिए। ठीक है,
तो पहला क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको कि आप कौन सी ऑर्बिट में हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, इसका मतलब क्या है, आप 5वीं ऑर्बिट में हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 10 है, तो आप 10th ऑर्बिट में हैं, ठीक है। आपकी डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगी न्यूक्लियस से, ठीक है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगी, मतलब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव में घटेगी मतलब बढ़ रही है, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये बात सबकी समझ में आई? किसी को कोई भी दिक्कत समझ में बताए, बोलिए, ठीक है। तो हाँ ये सर है ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बी पार्ट, वो कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एल रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है शेप के बारे में, ठीक है। तो भैया आपके ऑर्बिटल का शेप क्या है, मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये चीज क्या बताता है आपको? ये चीज बताता है, या ये चीज रिप्रेजेंट्स शेप, और यू कैन से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज associated with इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है कि भैया जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, उसकी, वो जिस ऑर्बिटल में है, उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है शेप के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये आपको कैसे मिलेगा, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होगी अलग अलग ऑर्बिटल के लिए। सो इट हैज फिक्स्ड वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं एक तरफ ऑर्बिटल ले लूं और एक तरफ एल की वैल्यू ले लूं, तो आपको इस टाइप की टेबल मिल सकती है। एस ऑर्बिटल में के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 है, ठीक है। एफ के लिए 3 है, इस टाइप से। So this will be the table that you can clearly fix. ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, उसके अंदर कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मतलब उसके लिए डायरेक्शनल वैल्यू कितनी है, 0। लेकिन पी ऑर्बिटल क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन के अलोंग देखने को मिलता है, डम्बल है, तो उसके लिए एल की वैल्यू 1 है। डी ऑर्बिटल में दो दो ऐसे डम्बल मिलते हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू 2 है। एफ ऑर्बिटल का शेप हमने देखा तो है नहीं, बुक्स में बना नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि उसमें 3 डायरेक्शन होंगे, इसीलिए उसके लिए एल की वैल्यू 3 है। सो जो आपका एल जो क्वांटम नंबर है, वो बताता है क्या, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और ये किसने प्रपोज किया था? सो आप ये भी लिख सकते हैं, सो इट इज प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया था? बोर्स ने। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया? सोमरफील्ड ने। और सिंपल सी बात है, इसलिए ये भी बोलता है कि जैसे जैसे डायरेक्शंस बढ़ेंगी, जैसे जैसे आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डायरेक्शंस, मतलब एन। तो ये भी बात है कि एनर्जी, अगर वही सेम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, वही सेम पी में है, वही डी में है, वही एफ में है, तो ऑफ कोर्स एफ वाले में एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर डी वाले में, फिर पी वाले में, और सबसे कम एनर्जी एस ऑर्बिटल में होती है, क्योंकि वो उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मिनिमम है। तो एनर्जी दो क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करती है, एक एन और दूसरा एन, ठीक है। तो आगे चल के आप लोग इसके ऊपर एक रूल बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बोर्स बरी रूल या n+l रूल, ठीक है।
तो N+L रूल यही बोलता है कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। ठीक है, तो N+L क्यों है? क्योंकि एनर्जी जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस या साइज कि भैया कितना दूर है आपका इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन उस डिस्टेंस पे है उसकी अंदर कितनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, मतलब उसका शेप क्या है, मतलब वो कौन सी ऑर्बिटल में। तो जनरली ये पाया जाता है कि s ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम होती है और f ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो दिस इज द एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, सो जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा डायरेक्शनल होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड क्वांटम नंबर व्हिच इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम। ठीक है, तीसरा जो क्वांटम नंबर है वो कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम, जो कि m से रिप्रेजेंट होता है। तो ये क्या बताता है भाई? सो इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है आप। नंबर ऑफ डायरेक्शन तो L से आ गया, बट एग्जैक्ट डायरेक्शन आपकी कौन सी है वो बताएगा। सो इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। तो n ने बताया ऑर्बिट, L ने बताया ऑर्बिटल, m बताएगा उस ऑर्बिटल में से कौन सी डायरेक्शन में है। दैट मींस एग्जैक्ट आप x में है या y में है या z में है। ठीक है, सो m जो है वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था, इट इज प्रपोज्ड बाय लिंड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई कि आपके पास जो भी ऑर्बिट है, n से ऑर्बिट मिल गया, L से ऑर्बिटल मिल गया, ऑर्बिटल के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे s ऑर्बिटल है तो कोई ब्लॉक नहीं है क्योंकि s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन अगर p ऑर्बिटल है तो ऑफ कोर्स 3 ब्लॉक होंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल या तो x में होगा या y में होगा या z में होगा। अगर d ऑर्बिटल है तो 5 ब्लॉक होंगे। ठीक है, या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या जेड एक्स होगा या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या जेड स्क्वायर होगा। तो कौन से ब्लॉक में है, मतलब आप किस डायरेक्शन के अलोंग है, वो बताता है एम। ठीक है, और एम की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, एम ऑलवेज बिलोंग्स फ्रॉम -L टू +L, मतलब एम की वैल्यू -L से +L तक ही बिलोंग वेरी करती है। मतलब टोटल वैल्यूज कितनी होती है एम की? होगी 2L+1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर s ऑर्बिटल की बात की जाए तो s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या है? 0। टेबल देख लीजिए, s ऑर्बिटल के लिए फिक्स वैल्यू है 0, p ऑर्बिटल के लिए फिक्स वैल्यू है 1, d के लिए फिक्स वैल्यू है 2, f के लिए फिक्स वैल्यू है 3। समझ आएगा? तो m की वैल्यू क्या होगी भाई अलग अलग ऑर्बिटल के लिए? m की वैल्यू होगी -0 से +0 मतलब 0, मतलब s ऑर्बिटल के लिए एक ही ब्लॉक पॉसिबल है, एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। लेकिन p के लिए जैसे आप l की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 वैल्यूज निकल के आएंगे, -1 से लेके +1। ठीक है, तो ये ओनली इंटीजर्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पहला केस ले लूं, फर्स्ट केस s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल में कितने m की वैल्यू पॉसिबल है? तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू बिलोंग करेगी -0 से +0। क्या कोई अलग है क्या? नहीं, कुल मिला के तो 0 ही है। -0 +0 क्या होता है? मतलब m की वैल्यू भी 0 है। मतलब s ऑर्बिटल जब भी रिप्रेजेंट होगा टेक्निकली तो वो एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट होता है। ठीक, क्योंकि उसमें और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिंगल ब्लॉक में L इज इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, यही आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप p ऑर्बिटल में जाएंगे, p
p ऑर्बिटल के लिए क्या होगा भाई, l की वैल्यू है 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से +1, तो टोटल कितनी वैल्यू निकल के आएंगे, तो m की 3 वैल्यू निकल के आएंगे, -1, 0 एंड +1। ठीक है, तो ऑफ कोर्स p ब्लॉक या p ऑर्बिटल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, क्योंकि एक जो होगा px, एक होगा py, एक होगा pz, तो एक की वैल्यू होगी -1, एक की होगी 0, एक की होगी +1, ये m की वैल्यू है, समझे। दैट मीन्स एग्जैक्टली मुझे पता चल जाएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो p ऑर्बिटल में है तो वो x एक्सिस के अलोंग है या y के अलोंग है या z के अलोंग है, मुझे m की वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी होती है, -l से +l तक होती है। s ऑर्बिटल में कोई वैल्यू नहीं है, तो एक ही ओरिएंटेशन है, m इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट है। p में 3 ओरिएंटेशन है, तो वो -1, 0 और +1 से रिप्रेजेंट होंगे। d में यही वैल्यू 5 है, 5 अलग अलग ओरिएंटेशन है, तो वो -2 से +2 तक होगा, सेम टू सेम तरीके से। ठीक है, जब मैं d ऑर्बिटल की बात करूंगा तब l की वैल्यू क्या है 2, तो m की वैल्यू क्या है -2 2 +2, तो m की एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी निकलेंगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। आप खुद देख सकते हैं टोटल कितनी वैल्यू है, 5। दैट मीन्स d ऑर्बिटल हमेशा जब भी रिप्रेजेंट होगा 5 ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। वैल्यूज क्या क्या है, -2, -1, 0, +1, +2, ये m की वैल्यूज। ठीक है, दैट मीन्स ये बहुत ही क्लियर सी बात है। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये निकाल लिया कि कौन सी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, फिर आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर से ये निकाल लिया कि कौन सी ऑर्बिटल में है, फिर m की वैल्यू से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपने ये निकाल लिया कि उन सारी ऑर्बिट, मतलब एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका ओरिएंटेशन क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग है या जेड के लॉन्ग है या एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है या जेड एक्स प्लेन में। समझ में आ रही बात, तो इस टाइप से आप काम कर सकते हैं। सिमिलरली जब मैं एफ ऑर्बिटल की बात करूंगा तो एफ ऑर्बिटल में टोटल एल की वैल्यू होगी 3, तो एम की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 2 +3, तो टोटल कितनी वैल्यू निकलेंगे एम की, 7, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, टोटल 7 ब्लॉक्स बनेंगे। तो जब एफ ऑर्बिटल आएगा तो टोटल ब्लॉक्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, तो कौन सी जगह पे आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये तरीका है क्वांटम नंबर्स में तीसरा क्वांटम नंबर निकालने का। तो पहला डिस्टेंस बताता है, साइज बताता है, दूसरा शेप बताता है, कौन सी ऑर्बिटल में है आप, तीसरा उस ऑर्बिटल के अंदर आप कौन से ब्लॉक में हो, मतलब आपका क्या ओरिएंटेशन है, ये बताता है कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू हमेशा -l से +l तक के बीच में होती है। ठीक है, बोलिए, क्लियर बात, आगे बढ़ा जाए। कोई कुछ कहना चाहता है तो कहो भाई साहब, नहीं कहना चाहते हैं तो फिर आखिरी क्वांटम नंबर है आपके पास d, और वो है आपके पास स्पिन क्वांटम। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के खुद के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खुद कैसे मोशन कर रहा है, ये भाई सीधी सी बात देखिए, आप खुद समझिए अलग अलग क्वांटम नंबर्स क्या काम करते हैं। जैसे सोलर सिस्टम की बात करें तो भैया अर्थ सन के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका मान लीजिए सन है,
और ये आपका जो हैंड है वो अर्थ है। अब अर्थ ऐसे चल रहा है, तो अर्थ पहली बात तो कितना दूर चल रहा है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम। ठीक है, उसके बाद अर्थ का शेप क्या है, वो है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद अर्थ कितना टिल्टेड है, सब ओरिएंटेशन एक्स में टिल्टेड है, वाई में टिल्टेड है, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग टिल्टेड है, किस डायरेक्शन में टिल्टेड है। आप सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और वॉबल करता है ऐसे ऐसे, तभी ना सीजन्स बदलते हैं। जब ऐसे है तो ऊपर वाले स्फीयर में समर, तो वैसे है तो नीचे वाले स्फीयर में समर, तो ऐसे ऐसे वॉबल कर रहा है जैसे लट्टू घूमता है वैसे। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। उसके बाद इसके अलावा अर्थ खुद भी तो घूम रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यही सेम इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चल रहा है, नो डाउट। कितनी दूरी पर चल रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस ऑर्बिटल में चल रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। किस ओरिएंटेशन में चल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और खुद का क्या मोशन है उसका, दैट विल बी द स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं ये है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप जानते हैं ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, ये आपका क्लॉकवाइज मोशन है। तो दो वैल्यूज नोट करनी पड़ेंगी। तो जिन आदमियों ने ये दोनों मोशन की स्टडी की, तो उन्होंने इनकी वैल्यू दी है। तो सबसे पहले किसने प्रपोज किया, सो दीज आर प्रपोज्ड बाय गोल्डस्मिथ एंड हुलेनबर्ग। और उन्होंने इनके लिए वैल्यू दी, जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस की वैल्यू मानी जाती है +½ और जब क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस की वैल्यू मानी जाती है -½ तो ये दो स्टेट है जो कि आपको बता देगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव वैल्यू है और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये चारों का सेट जो है कलेक्टिवली वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होता है। मतलब वही चारों का सेट कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता उसी एटम में, ये बात पक्का है। ठीक है, तो आप एक एक करके बात करें शुरुआत से। सबसे पहले डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका शेप, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपका ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा आपका खुद का मोशन, स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो चारों वैल्यू का सेट है, एन एन एल एम एस, ये कहलाता है क्वांटम नंबर सेट। और ये सेट जो है वो क्या होता है, फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर। ठीक है, एंड दिस इज लाइक एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये चार वैल्यूज पता है तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हम किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बोलिए। नहीं बोलेंगे, चलिए 1-2 मिनट आप लोग समझ लीजिए, ये बना लीजिए। चलिए मैं आपको 2 मिनट आपस में डिस्कस करने का समय देता हूँ, इसके बाद आप सारे डाउट पूछ लीजिए मेरे से। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप इस चक्कर में मत रहिए कि बिना मेहनत के काम हो जाएगा। ठीक है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अब सीधी सी बात है, मैंने आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व मैथ वाले भी नहीं कर सकते, तो बायो वाले तो क्या ही करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो मास्टर डिग्री के कोर्सेज में, बैचलर एंड मास्टर डिग्री, वो हम कर नहीं रहे। सो ऑफ कोर्स आपको केवल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ही याद करने हैं,
तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि भैया ऑर्बिटल नाम की चीज होती है और वो साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है और अलग अलग ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं, बस इतना पता चल गया। वेव मैकेनिकल मॉडल समाप्त हो गया, बस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के तरीकों की बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रॉन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है क्वांटम नंबर्स का। और क्वांटम नंबर्स को क्या इस्तेमाल कैसे हुआ है, अलग अलग क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वैल्यूज को बताता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, ठीक है, ऑर्बिट के हिसाब से बताता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि भैया उस इलेक्ट्रॉन जो इतनी दूरी पे है वो कौन सी ऑर्बिटल में है। ठीक है, क्या वो ऑर्बिटल डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, मतलब डायरेक्शनल है तो एक डायरेक्शन है या दो डायरेक्शन है या तीन डायरेक्शन है, ये बताता है एल। एम क्या बताता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर है उसके कौन से ब्लॉक में है, मतलब वो एक्स एक्सिस वाले ब्लॉक में है या वाई में है या जेड में है या एक्स वाई वाले में है या जेड एक्स वाले में है या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले में। तो ब्लॉक बताता है एम। और उसके बाद फाइनली एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर, वो खुद उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये चार वैल्यूज पता है तो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को जिसके लिए ये चार वैल्यू लिखी गई है मैं उस इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन की है। समझे, क्लियर है बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग एक मतलब प्रॉब्लम, जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एक सेट है क्वांटम नंबर्स का 3, 2, -1 एंड -12, बताइए वो कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सब बेसिक्स आइडिया। तो भैया 3 का मतलब क्या है, ऑर्बिट का नंबर, सो एन की वैल्यू हो गई 3, मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में है। ठीक है, 2 का मतलब क्या है भाई, आप अगर देखें एल की वैल्यू, सो एल की वैल्यू है 2, तो एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, एस ऑर्बिटल के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2, मतलब वो इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में। ये पता चल गया आपको। अगला क्या है, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू -1 है तो तुरंत 3D बना लीजिए। हमने अभी भी देखा था कि डी ऑर्बिटल में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं, 5। ठीक है, 5 में हम सब जानते हैं कि एम की वैल्यू बिलोंग करती है -L2 + एल। एल की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 से स्टार्ट करती है, -2 -1 0 +1 +2, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ब्लॉक में प्रिसाइसली। समझ में आई बात। अब इस ब्लॉक में है तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को जनरली ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाते हैं और क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाते हैं बुक्स में। ठीक है, कई लोग पूरा तीर बनाते हैं, ऊपर की तरफ तीर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ तीर मतलब क्लॉकवाइज, मर्जी है आपकी, आप कोई भी इस्तेमाल करें। तो भैया इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं आपको -1 वाले में, या तो आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रॉन मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आपको नीचे की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। तो कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे आप, जो वैल्यू गिवन है। -12 का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इस इलेक्ट्रॉन। मुझे पता चल गया कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए ये सेट लिखा गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप पता कर सकते हो कि अगर आपको चारों वैल्यूज पता है तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर के, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, उसके किस ब्लॉक में है और उसका खुद का मोशन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो एंटी क्लॉकवाइज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऊपर की तरफ या ऐसा आधा तीर। क्लॉकवाइज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे की तरफ या नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं -12 की बात कर रहा हूँ तो -12 अगर एस की वैल्यू है तो वो नीचे की तरफ वाला है, मतलब इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के अंदर ये वाला है। समझ में आ रही बातें, नहीं आ रही, बोलिए, क्लियर।
ओके, बोलिए। चलिए आप लोग सॉल्व करके दिखाइए एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग set of quantum numbers. 1 0 0 plus half. B part 2 1 0 minus half. C part 4 3 2 plus half. D part 2 2 1 minus half. चलिए इन चारों में निकालिए कौन सी ऑर्बिटल में है, कौन से ब्लॉक में है इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट हो जाइए, 2 मिनट देता हूं मैं आपको, सॉल्व करिए। हाँ हो गया। हेलो, नहीं हुआ? चलिए बहुत ही आसान, देखिए सबसे पहले पहली वैल्यू को पकड़िए। पहला जो 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 नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, n की वैल्यू। ये हो गया आपका n। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू है 0, तो l की वैल्यू 0 है, मतलब ये 1s ऑर्बिटल की बात चल रही है, फर्स्ट की s ऑर्बिटल। 0 मतलब s, और 0 है मतलब एक ही ब्लॉक है, हम जानते हैं। तो 1s ऑर्बिटल में एक ही ब्लॉक होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो भैया सीधी सी बात है, ये हो गया n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, 1s हो गया।
उसके बाद प्लस हाफ वाला या माइनस हाफ वाला, प्लस हाफ वाला। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन 1s। ठीक है, सो 1s ऑर्बिटल के अंदर ऊपर की तरफ वाला इलेक्ट्रॉन का लिए ये क्वांटम नंबर का सेट है। अगले वाले में देखते हैं, n की वैल्यू 2 हो गई तो ये 2 ऑर्बिटल में है, ऑर्बिट में है। फिर 1 हो गया मतलब 2p में है। l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 कब होती है, p ऑर्बिटल होती है। अब p ऑर्बिटल में तो 3 अलग अलग ब्लॉक हो सकते हैं, कौन कौन से। तो अगर मैं 2p ऑर्बिटल का शेप बना दूं तो ये है आपका 3 ब्लॉक, एक है px, एक है py, एक है pz। l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, n की वैल्यू -1 से +1 तक, -l से प्लस है। तो ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1। ठीक है, क्लियर। तो आपके लिए वैल्यू क्या गिवन है, m की 0, मतलब इस ब्लॉक के बारे में बात चल रही है, और उसमें नीचे की तरफ मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बात। तो 2p में इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो ये क्वांटम सेट आएगा। ठीक है, अगले वाले में देखते हैं 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, 3 कब आता है, f ऑर्बिटल के लिए, और f ऑर्बिटल में टोटल ब्लॉक्स कितने होंगे, 7। और वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी करेंगे m की, -3 से लेके +3 तक। समझ में आई बात। तो f ऑर्बिटल को तो आप जब बनाएंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए 7। और ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आपका फ्लोरल फॉर्म। इसमें 2 नंबर पे है, मतलब इस ब्लॉक के बारे में बात चल रही है, ये जो ब्लॉक है +2 और ऊपर की तरफ मतलब, तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है। और लास्ट वाले में 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, और 2 मतलब डी। सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं, होता ही नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, सेकंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होते हैं 2s और 2p, 2d इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट वाला जो है वो तो इम्पॉसिबल नंबर्स, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। समझ में आया सबको, यानी बोलिए क्लियर है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है, जैसे आपके हमारे एड्रेस होते हैं, आपके हमारे एक प्रॉपर एड्रेस है जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप मेरे को कुछ भेज सकते हो, मैं आपको कुछ भेज सकता हूँ। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइसली अगर पकड़ना है आपको, सबसे पहले आपको उसका ऑर्बिट चाहिए, फिर ऑर्बिट का नंबर चाहिए, फिर आपको ब्लॉक चाहिए, कौन से ब्लॉक में ओरिएंटेशन चाहिए, एंड फाइनली उसका खुद का मोशन चाहिए कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ में आई बात, बोलिए क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद अपन लोग बात करेंगे कि नोट्स कैसे निकालते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग नोट्स की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जो कि आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, सो नोट्स कैसे निकालते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लास्ट क्लास में बात करेंगे, तो वो भी मैं लिख ही देता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो आप लोग पढ़ के आइएगा। सो नोट्स, कैलकुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक configuration. ओके देन, तो किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछिएगा। आपके ऐसा नहीं है कि मैं वीक में एक दिन ही आपसे मिलता हूँ, तो आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, कभी भी कॉल करें, कभी भी अपना सवाल भेज दें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपने सारे डाउट क्लियर करें। कोई भी समस्या हो आपको तो आप प्लीज बताएं। ठीक है, बाय। सर